बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले कहते हैं कि खान साहब ने मुल्क को नई मुश्किलात से दो चार कर दिया है। वज़ीर आज़म के गैर मुख्तात बयानात और रवैये की वजह से हमारी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। दाखिली और खारजी मुखाज गर्म होते जा रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो पूछना ये था, शुक्रिया किसका अदा करना है? चीनी वर्कर्स की चलास में बस उड़ा दी गई। दासू डैम पर काम बंद पड़ा है। सी पैक पर चीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है। अफगान सफ़ीर की बेटी का ड्रामा रचाकर अफगान सफ़ीर को वापस बुला लिया गया और पाकिस्तान को भी काबुल से अपना सफ़ीर वापस बुलाना पड़ा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में होने वाली अमन कॉन्फ्रेंस मनसूख करा दी है। खुद कतर में तालिबान से मुज़ाकरात करने जा पहुंचे। अब इंडिया खुले बंदों ये मान रहा है कि पाकिस्तान को फाटफ की ग्रे लिस्ट से निकालने में सबसे बड़ी रुकावट इंडिया है, यानी इंडिया की वजह से पाकिस्तान फाटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है। इंडिया इस पर सियासत कर रहा है और हम खुश हैं कि हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। अब मेरा गुमान ही है कि जिस तरह हमने अमेरिका को खुली धमकी लगाई, तो अमेरिका की ये रवायत ही नहीं कि वो इस तरह की धमकियों या इनकार को किसी भी तरह नज़रअंदाज करे, और माजी में इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। तो लगता यूँ है कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और खौफ का बाजार फिर से गर्म हो रहा है। हुक्मरानों के लल्ले तलल्ले, तकरार, गुरूर, लापरवाहियाँ मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। आज हालात ये कि हमने चीन को प्रायोरिटी देकर, तरजीह देकर अमेरिका को ठेका दिखा दिया और सिर्फ चंद हफ्तों में सी पैक और अफगानिस्तान के जिन बोतल से बाहर निकल चुके हैं। अब दुनिया जानती है कि अमेरिका सुपर पावर है और उसके साथ दोस्ती भी समझदारी से करना पड़ती है और दुश्मनी उससे भी ज़्यादा समझदारी से करना पड़ती है। अब पिछले दिनों जो पे दर पे वाक़यात हुए, उनके पीछे देखें तो भारतीय या अमरीकी हाथ को खारिजुल अमकान करार नहीं दिया जा सकता। रॉ पाकिस्तान के अंदर माजी में इस किस्म की बहुत सी कार्रवाइयों में मुलव्वस रही है और मुमकिन है इस बार CIA ने रॉ से मिलकर कोई प्लानिंग की हो, कोई खिचड़ी पकाई हो। तो इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट निकला है वो ये बताता है कि पीछे कौन सा माइंड सेट हो सकता है। दासू डैम पर काम बंद है और सी पैक के दीगर मनसूबों के हवाले से चीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है। तो खुदा न खास्ता इस तरह के एक दो वाक़यात और हुए तो हमारे चीन के साथ ताल्लुकात कहाँ खड़े होंगे, इसके बारे में कहना कुछ मुश्किल नहीं है। इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि हमने बैठे बिठाए अमेरिका की शक्ल में अपने एक और दुश्मन इजाफा कर लिया है, जबकि अफगान हुकूमत जो खुद को भारत के बहुत करीब समझती है और तालिबान के साथ अमन मुआहदा करके भारतीय मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रही है। अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ अपनी सरहद बंद करना पड़ी है और उस पर फौजी बिठाने पड़ गए, जिसका मतलब ये है कि मामला काफ़ी ख़राब है और हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा ख़राब है। एक तरफ हम अफगानिस्तान के साथ मसले में उलझ गए हैं। अफगानिस्तान के अंदर अगर अनरेस्ट होता है तो हम बुरी तरह मुतासर होंगे। दूसरी तरफ चलास में चीनी इंजीनियर की हलाकत को चीन इतना सीरियस ले रहा है कि खुद उसकी तहकीकात करने पाकिस्तान आ पहुंचा है। यानी कहा चाइना से पाकिस्तान सरमायाकारी आया करती थी, अब तहकीकाती टीमें आ रही हैं। तो चीन ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान दहशत गर्दों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो रहा, यानी पाकिस्तानी एजेंसीज अगर सक्सेसफुल नहीं हो रही, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां और खुसूसी मज़ाइल ये काम करेंगे। तो इससे ज़्यादा अलार्मिंग बात और क्या हो सकती है। चीन को अच्छी तरह पता है कि इन हमलों का मकसद सी पैक को रोकना है और मुझे ये भी यकीन है कि चीन पाकिस्तान से दोस्ती के मामले में पीछे नहीं हटेगा। लेकिन सवाल तो उठेगा कि अचानक फिर से सी पैक टारगेट क्यों हो गया है, पाकिस्तान के अंदर एकदम दहशतगर्दी की कार्रवाई क्यों शुरू हो गई है। रॉ को तो हम माजी में बहुत सबक सिखा चुके हैं, नाकाम बना चुके हैं। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी थी, लेकिन अब अगर फिर से उनके स्लीपर सेल या खुद एक्टिव हो गए हैं और वो जिनको हम ना कर चुके हैं उसने कोई अपना मिशन शुरू कर दिया है, तो बहुत से सवाल ऐसे हैं जो इस वक्त सर उठा रहे हैं। इन हमलों में तालिबान का भी नाम लिया जा रहा है कि ये काम उन्होंने किया, लेकिन हकीकत कुछ भी हो, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमने बैठे बिठाए बहुत से खतरात मोल लिए
और खारजा महाज पर हमारी लापरवाही और हमारे गैर मुख्तार बयान की वजह से खतरे के बादल पहले से ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं। अब कुछ आजाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं तो गैर जानबदार हल्के कह रहे हैं कि मरियम नवाज ने पिछले 10 दिनों में जितने भी इंतखाबी जलसे किए हैं उनको देखकर यह लगता है कि कश्मीर के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी। उनके मद्दे मुकाबल होने वाले जलसे, जिनमें खान साहब का जलसा भी शामिल है, उन जलसों के अशरे अशीर भी नहीं जो मरियम नवाज कर रही हैं। तो मीडिया पर भी मरियम नवाज छाई हुई है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर और सोशल मीडिया पर भी उनका तूती बोल रहा है। जिस तरह कश्मीर इलेक्शन में वो हुकूमत को धो रही हैं, खान साहब समेत कोई भी उसका तोड़ नहीं निकाल पा रहा, तो बज़ाहिर यही लगता है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सबको पीछे छोड़ देगी। मगर कहते हैं जिस तरह सांप का कांटा रस्सी से भी डरता है, इसी तरह 2018 के इलेक्शन के डसे हुए लोग फिक्रमंद हैं कि इस बार भी उनसे कोई हाथ ना हो जाए और जो दिखाई दे रहा है नताइज उसके बरक्स ना हो, क्योंकि बड़े बड़े जलसों का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि फतह उनका मुकद्दर बनेगी। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बारे में भी यही समझा जाता है, एक तासुर है कि इसमें भी इस्टेब्लिशमेंट का सिक्का चलता है, जिस तरह बलूचिस्तान में चलता है। नताइज इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आते हैं। यही वजह है कि बहुत से सियासी पंडित पहले से ये शुदनी छोड़ चुके हैं कि इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर रहेगी और नून लीग को तीसरा नंबर दिया जाएगा, जबकि बहुत से खुशगुमान ये समझते हैं कि इस बार इलेक्शन में कोई झुरलू नहीं चलेगा, कोई धांधली नहीं चलेगी। इस्टेब्लिशमेंट फिर इलेक्शन कराना चाहती है, तो इसके लिए एक एविडेंस या एक बेंचमार्क भी मौजूद है। इसीलिए तो जराये के मुताबिक एक आला फौजी अफसर को इस इत्तला पर तब्दील कर दिया गया कि वो इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश करें। और गैर मुसद्दका खबर यह भी है कि आज़ाद कश्मीर की वजारत आला का ओहदा कोई 2 अरब रुपए में तय पाया है, यानी सौदा हो गया है कि जिसको वज़ीर आला बनना है वो 2 अरब देंगे। तो एडवांस लेन देन भी हो गया था, लेकिन ऐन वक्त पर इसका भांडा फूट गया और इस बात की कोई सरकारी राय से तो तस्दीक सामने नहीं आई, लेकिन ये बात इस हद तक दुरुस्त है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए खान साहब ने कोई मालदार असामी ढूंढी है जो अच्छा खासा पैसा तो खर्च कर रही है। अब जिन्हें नून लीग से सेनेट का टिकट नहीं मिला वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनकर वजारत आला के उम्मीदवार तो बन गए। तो लोग ये कहते हैं, वो जो मैं कहता हूँ ना, कहने वाले कहते हैं, तो इसका मतलब होता है जराए। तो जराए ये कहते हैं कि अपोजिशन ने भी अपना पूरा फोकस आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर रखा हुआ है और एक बार फिर ये तजर्बा किया जा रहा है, ये आजमाने की कोशिश की जा रही है कि क्या सियासत से लातल्की के दावे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाबंदी के बावजूद हुकूमती वज़रा का आज़ाद कश्मीर छोड़ने से इनकार ये बताता है कि इस इलेक्शन में हुकूमत का बहुत जोर लग रहा है। अगर कहीं खान साहब को यकीन होता कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन उनकी झोली में डाला जा रहा है तो शायद तहरीक इंसाफ हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश करती। लेकिन जिस तरह मरियम नवाज खुलकर जलसे कर रही हैं और इन जलसों में कंडीशन आसफा भुट्टो की हुई है, आसफा भुट्टो ने भी इलेक्शन की रौनक को खासा बढ़ा दिया है और बिलावल भुट्टो की जगह आसफा भुट्टो के खिताब को ज्यादा पजीराई मिली है। तो इससे लगता ही हुआ कि अपोजिशन जमातों के लिए इंतहाबी मुहिम में कोई रुकावट नहीं डाली जा रही। अंदर खाने जोड़ तोड़ लेन देन या वो जो इलेक्शन में होता है वो कोशिशें जारी है, लेकिन ऊपर की सतह पर कोई मेजर अपसेट नजर नहीं आता। तो नून लीग इलेक्शन जीते या हारे, मगर ये बात तय हो गई है कि मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज से बड़ा इस वक्त क्राउड पुलर या मुकर्रर कोई नहीं है। कम से कम जलसों और इस्तकबाल की हद तक वो ये बाजी मार चुकी हैं और अगले इलेक्शन जब भी होंगे मरियम नवाज ही नून लीग के जलसों को लीड करेंगी। तो मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर में जो जलसे किए उसमें उन्होंने ना सिर्फ हुकूमत पे तनकीद की बल्कि कश्मीर पॉलिसी के हवाले से उन्होंने मोदी सरकार पर भी तनकीद की। तो काफ़ी बातें, काफ़ी गिले शिकवे जो उनसे किए जा रहे थे वो उन्होंने अपनी तकरीरों में उनको एड्रेस करने की कोशिश की। खबरदार करने आई हूँ कि ये फैसला
हो चुका है कि आपके इलेक्शन पे चोरी डाका डालकर अपना कठपुतली वजीर आजम यहाँ पर लाकर आपसे आपकी आज़ादी, आपका तशख़्ख़ुस छीना जाए और आपको पाकिस्तान का सूबा बना दिया जाए। आज़ाद कश्मीर में तुम्हारा कोई जाली दावा नहीं चलेगा। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके साथ खबरें और भी शेयर करेंगे। तहरीक इंसाफ की एक अहम खातून वज़ीर, उनकी रुखसती हो रही है। और इसके अलावा JUI के एक अहम शख्सियत की, जिन्हें कोई 8-10 माह पहले गिरफ्तार किया गया था, उनको अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया है। ये दोनों खबरें ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आसमान से गिरा खजूर पेटका, और खजूर से गिरा तो फिर आदमी ज़मीन पे ही गिरता है। इसी तरह वफाक से निकले तो पंजाब में पहुँचे, और पंजाब से निकले तो अल्लाह जाने कहाँ पहुँचेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपनी मावन ख़ुसूसी डॉक्टर फरदौस आशिकवान को उनके ओहदे से हटाने का फ़ैसला कर लिया। ज़रा ये कहते हैं कि डॉक्टर फरदौस आशिकवान को बता दिया गया है कि वो बासद इज़्ज़त व एहतराम इस्तीफ़ा देकर अपने घर चली जाए। तो ज़राए के मुताबिक डॉक्टर फरदौस आशिकवान से मुआवन ख़ुसूसी का ओहदा और इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं। पिछले कई हफ्तों से ये खबर ज़ेर गर्दिश थी कि वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फरदौस आशिकवान से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार ये समझते हैं कि फ़याज़ उल हसन चौहान की तरह डॉक्टर फरदौस आशिकवान की कारकर्दगी भी सिर्फ बयानबाजी की हद तक है। कबीना के कई लोग इस बात पर एतराज़ कर रहे थे कि उनकी वजह से इंतज़ामी अमूर में खासी इंटरफेरेंस हो रही है, और डॉक्टर साहब की तरफ से बहुत सी पर्चियाँ सिफारिशें मसूल हो रही हैं, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने उनसे जान छुड़ाने का फ़ैसला किया। तो ये खबर ज़राए के वाले से है, जो ये कह रहे कन्फर्म कर रहे हैं कि उन्हें ये कहा गया है कि वो वजारत छोड़कर सियालकोट जाएँ और सियालकोट में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन चलाएं। अब सियालकोट में बाई इलेक्शन है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर साहबा को ये टास्क दिया गया है कि अगर वो पार्टी को इलेक्शन में कामयाब करा सकती हैं तो फिर वो वापस आकर ओहदा संभाल सकती हैं। अब सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में जहाँ PTI को अपना उम्मीदवार नहीं मिल सका और वो मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को, जो उनका होम टाउन है, हराना आसान काम नहीं। तो लगता यूँ है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो ये डॉक्टर साहबा की हो सकता है आखिरी वजारत हो जो उनसे बहाने से ले ली गई है। वफाक में उनकी मुखालफत इससे भी कहीं ज़्यादा है, इसलिए खान साहब ने उन्हें वफाक से रुखसत करके बुज़दार साहब के हवाले किया था। लेकिन बुज़दार साहब भी अब उनसे लगता है कि वो तंग आ गए हैं, उकता गए हैं, तो उन्होंने उनको जो है वो छुट्टी करा दी है। और जमीयत उलमा इस्लाम के लिए एक बड़ी अच्छी खबर यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम के एक अहम मेंबर हैं और मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी मूसा खां बलूच, उनको अदालत ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। साबिक DFO मूसा खां बलूच को नैब पेशावर ने 23 दिसंबर 2020 में आमदन से जायद सासाजात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। वो तकरीबन 10 माह जेल में रहे। अब मूसा खां के बारे में नैब के ज़राए ये इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि मूसा खां मौलाना फजलुर रहमान के फ्रंटमैन है, तो उन्हें उठाया इसलिए गया था कि वो गिरफ्तारी के बाद मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ शायद को बयान दे दें। मूसा खां की गिरफ्तारी के बाद नैब ने मौलाना फजलुर रहमान को भी तलबी के नोटिस जारी किए थे, बल्कि उससे पहले भी जारी किए थे। अब मौलाना पेश नहीं हुए तो उन्होंने उनके साथियों को उठा लिया। तो नैब ज़राए ये दावा कर रहे थे कि मूसा खान मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बहुत सारी बातें बता चुके हैं और वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार है। मीडिया पर बहुत सी बातें इस तरह की आई जिसमें कहा गया जी कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बड़े सबूत मिल गए और अब मौलाना फजलुर रहमान नहीं बचेंगे। तो ये दावा भी झूठा निकला। कोर्ट के अंदर जब केस आया तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई। अब JUI के ज़राए ये कहते हैं कि नैब मूसा खां के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकी, ना ही उन्हें मौलाना के खिलाफ वादा माफ गवाह बना सकी। अब पेशावर हाई कोर्ट ने नैब अदालत से मुकर्रर मुद्दत में फैसला होने पर बरमी का इजहार किया। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला पर मुश्तमिल पेशावर हाई कोर्ट के फादल बेंच ने मूसा खान बलोच के केस की समाअत की।
तो दौरान समाअत मूसा बलोच के वकील काजी जवादुल्लाह एहसान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदालत ने नैब को 6 महीने में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। अब 6 माह से ज़्यादा वक्त गुजर गया है, अभी तक ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ। एहतसाब अदालत में केस का ट्रायल अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो केस में 5 से 6 गवाहान के बयानात अब भी रिकॉर्ड करना बाकी है। तकरीबन 48 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। तो अदालत ने मुकर्रर वक्त में ट्रायल मुकम्मल ना होने पर बरहमी का इज़हार किया। मूसा बलोच की जमानत मंजूर कर ली। तो अदालत ने मुकर्रर वक्त में ट्रायल मुकम्मल ना होने पर मूसा बलोच की जमानत मंजूर कर ली और नैब पर बरहमी का इज़हार किया कि वो गिवन टाइम के अंदर ये मुकदमा पूरा क्यों नहीं कर सके। तो उस पर नैब हुकाम ने माफ़ी मांगी। मूसा को 24 सितंबर 2020 को नैब ने DI खान से गिरफ्तार किया। तो JUI ने कहा कि ये साबित हो गया कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं ये सिर्फ इंतकामी जज्बे के तहत हो रही है, सियासी तौर पर इंतकाम लेने की कोशिश की गई है और JUI के किसी रहनुमा के खिलाफ कोई एविडेंस ना नैब के पास था, ना नैब कोर्ट के अंदर वो एविडेंस प्रोवाइड कर सकी है। तो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जितनी अफवाहें ज़ेर गर्दिश थी मूसा के हवाले से कि वो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ वादा माह गवाह बन गए, वो सारी अफवाहें आज दम तोड़ गई। और एक और अब खबर जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट समेत कई गैर मुल्की अखबारात में यह इंकशाफ किया गया कि इसराइली कंपनी के जासूसी के सॉफ्टवेयर के जरिए दुनिया भर की कम अज कम 50,000 से ज्यादा अहम शख्सियात की मुबैना तौर पर जासूसी की गई है। जासूसी का दायराकार कम अज कम 50 ममालिक तक फैला हुआ है। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक जासूसी के दौरान इन अफराद के मोबाइल फ़ोन को हैक किया गया। जिन अफराद के मोबाइल फ़ोन को हैक किया गया उनमें अरब ममालिक के शाही ख़ानदान, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, वुज़रा, मशहूर कारोबारी शख्सियात, इंसानी हकूक़ के कारकुनान और सहाफ़ी शामिल हैं। इनमें इस्तांबुल में कत्ल किए जाने वाले सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशकजी की 2 करीबी ख़वातीन भी शामिल है। इसराइली कंपनी के तैयार करदा जासूसी के सॉफ्टवेयर की मदद से सहाफ़ियों, सियासतदानों, कारोबारी शख्सियात, सफ़ीरों और समाजी कारकुनान समेत तकरीबन 50,000 अफराद की जासूसी किए जाने का इंकशाफ हुआ है। यह इंकशाफ अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट और बरतानिया के अखबार दी गार्जियन में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इसराइली कंपनी की जासूसी के सॉफ्टवेयर के जरिए दुनिया भर के करीबन 50,000 से ज़्यादा अफराद की व्हाट्सएप के जरिए मुबैना तौर पर जासूसी की गई है। तकरीबन 16 इदारों ने मुश्तरका तौर पर इस खबर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि इसराइली कंपनी NSO के फ़ोन हैकिंग सॉफ्टवेयर से दुनिया भर की कम अज़ कम 50,000 से ज़ायद शख्सियात के फ़ोन नंबर हैक किए गए। इन नंबरों का इंदराज आज़रबाईजान, बहरीन, हंगरी, भारत, काज़ाख्स्तान, मेक्सिको, मराकश, रवांडा, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से किया गया। इसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। तो ये मालूम नहीं हो सका कि इस मुल्क में कौन सा नंबर एंटर करके उसे हैक किया गया। रिपोर्ट ये कहती है कि तुर्की में कत्ल होने वाले सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशकजी की बीवी का टेलीफोन नंबर भी हैक किए जाने वालों की फहरिस्त में शामिल है। खाशकजी को 2018 में कत्ल कर दिया गया था। इसका इल्ज़ाम सऊदी फरमारवा पर लगाया गया था। मुबैना जासूसी के दौरान जिन अफराद के मोबाइल फ़ोन को हैक किया गया उनमें अरब ममालिक के शाही ख़ानदान के अफराद, जिनमें बादशाह, शहजादे, वलीअहद सब शामिल हैं। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, वुज़रा, मशहूर कारोबारी शख्सियात, हर वो शख्स जिसका दुनिया भर में कोई ना कोई रोल हो सकता है, उनके नाम शामिल है। 50,000 मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप की मदद से ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया था। फिर इसमें शामिल तमाम नंबर को हैक नहीं किया गया, यानी जो नंबर बरामद हुए हैं इस कंपनी के वो नंबर जिनके बारे में शुबा है कि उन्हें हैक किया गया, उनमें बहुत से नंबर ऐसे हैं जिनका नाम है लेकिन उन्हें हैक नहीं किया गया। फ्रांसीसी एजेंसी जो न्यूज़ एजेंसी है उसके मुताबिक इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल, CNN, न्यूयॉर्क टाइम, अल जज़ीरा, फ्रांस 24, रेडियो फ्री यूरोप, मीडिया पार्ट, एल पास, एसोसिएटेड प्रेस, ली मोंडे, ब्लूमबर्ग, द इकोनॉमिस्ट, राइटर और वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ काम करने वाले
मुतअद्दिद सहाफ़ियों के फ़ोन हैक किए गए। इनमें ज़्यादातर तादाद भारतीयों की है। मैक्सिको के एक फ्रीलांसर सहाफ़ी का फ़ोन नंबर भी इस फहरिस्त में शामिल है, जिसको बाद में कत्ल कर दिया गया। ताहम रिपोर्ट में बताया गया उस सहाफ़ी को इस बात का कभी इल्म नहीं हो सका कि उसकी जासूसी की जा रही थी। इस फहरिस्त में बहुत से सरबराहान मुल्कत ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि उनकी जासूसी की जा रही है। उनमें कई वज़ीर आज़म हैं। इसके अलावा 40 से ज़ायद सीनियर सहाफ़ियों, अपोजिशन रहनुमाओं, सरकारी अहदेदारों और इंसानी हकूक़ समेत भारत के 300 टेलीफोन नंबर हैं जो कि इसमें शामिल हैं। भारत की जानिब से जो फहरिस्त जारी की गई उनमें बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं जिनके नाम इस फहरिस्त में शामिल हैं। बड़े बड़े सहाफ़ियों का नाम है जिनके बारे में कहा गया है कि उनके फ़ोन हैक किए गए। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजकर इंस्टॉल किया जाता है और ये लिंक इंस्टॉल होने के बाद टारगेट के मोबाइल फ़ोन से तमाम डेटा चुराया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन का माइक्रोफोन और कैमरा भी इस्तेमाल किया जाता है। ईमेल मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज और तस्वीर समेत आवाज़ और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। इस हवाले से पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना यह है कि भारतीय हुकूमत अपने सहाफ़ियों, सियासी मुखालफिन और सियासतदानों की जासूसी कर रही है और इसके लिए इसराइली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है, जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए। तो ये एक रिपोर्ट है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। जिस तरह पनामा केस आया था और उससे पहले विकी लीक्स आई थी, ये एक नई लीक्स है जिसके मुताबिक दुनिया भर की 50,000 से ज़ायद आम शख्सियात के फ़ोन नंबर, उनका ज़ाती डेटा हैक कर लिया गया है और वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। एक अहम शख्सियत का, एक अहम सियासी शख्सियत का इंतकाल हो गया है जिनका नाम है मुमताज़ भुट्टो। मुमताज़ भुट्टो ख़ानदान के एक बहुत ही अहम मेंबर थे और उनके वालिद और चचा बॉम्बे की कानून साज असम्बली के रुकन रहे। ख़ुद वो 1965 में कौमी असम्बली के पहली बार रुकन मुंतखब हुए थे। उनके कज़न जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई तो वो उसमें शामिल हो गए और मुमताज़ भुट्टो पीपल्स पार्टी के अरूजो ज़वाल का हिस्सा है और सन 1977 के मार्शल लॉ के नफाज के वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी और उनकी जानशीन जो सियासी जानशीन थी बेनज़ीर भुट्टो, उनके लिए कहा जाता है कि भुट्टो साहब की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी की वो पहली शख्सियत थी जिन्होंने सियासत में अमलियत पसंदी के रुझान की पैरवी की। लेकिन जहाँ तक मुमताज़ भुट्टो का मामला है, इस मामले में उनका नाम बेनज़ीर भुट्टो से भी पहले लिया जाता है। मुमताज़ भुट्टो की यही अमलियत पसंदी यानी मोर प्रैक्टिकल, जिसकी वजह से वो पीपल्स पार्टी से अलग हुए और मुमताज़ भुट्टो की राहें मुस्तकिल तौर पर जुदा हो गई। 1977 से अब तक यानी अपनी मौत तक वो एक अलग पार्टी बनाकर नेशनल पीपल्स पार्टी के नाम से उन्होंने एक पार्टी बनाई थी और वो उसी को चलाते रहे और वो पीपल्स पार्टी के एक बड़े हरीफ के तौर पर उभरे। यानी भुट्टो साहब के बाद उनके बच्चों के साथ उनकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार में आते वक्त ये ऐलान किया था कि वो अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द को कोई मनसब नहीं देंगे, लेकिन मुमताज़ भुट्टो जो कि लिंक्डइन से पढ़े हुए थे और वो वकालत उन्होंने की हुई थी, प्रैक्टिकली उन्होंने पाकिस्तान में कभी वकालत नहीं की, लेकिन ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि वो जितने मुकदमात उनके ख़िलाफ़ थे या उनके हवाले से थे उसमें वो ज़ाती हैसियत में बतौर वकील पेश होते रहे। तो पढ़े लिखे इंसान थे, मुमताज़ भुट्टो टैलेंटेड थे, तो उनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मजबूरन उन्हें गवर्नर, वज़ीर आला और वफाकी वज़ीर ये उहदे देने शुरू किए उन्होंने, तो उन पर बहुत ही एतराज़ हुआ। तो भुट्टो साहब को कहना पड़ा कि मुमताज़ एक टैलेंटेड कज़न है। तो एक ज़माने में टैलेंटेड कज़न की उर्फियत मुमताज़ भुट्टो के नाम का मुस्तकिल हिस्सा बन गई और बहुत से दोस्त उनकी अहमियत वाज़ा करने के लिए और मुखालफिन उन्हें तंज करने के लिए टैलेंटेड कज़न के नाम से पुकारा करते थे। तो ये टैलेंटेड कज़न तब भी और अब भी अपने मिजाज का वाद और रवायत का पुख्ता था। मसलन सेलुलर इनकलाब के बाद सेलफोन सियासत का हिस्सा बन गए, लेकिन मुमताज़ भुट्टो इससे ज़रा
अलग रहे, उन्होंने कभी अपने पास मोबाइल नहीं रखा, तो पुराने वक्तों की तरह लोग उन्हें फ़ोन करते थे लैंडलाइन पे, और वो ऑपरेटर सुनकर पैगाम नोट करता और फिर वापस वो कॉल बैक करते थे। तो मुमताज़ भुट्टो सिंध के गवर्नर भी रहे, और मैं जब कराची में जर्नलिज्म करता रहा, बड़ा अर्सा मैंने कराची में जर्नलिज्म की, तो उनसे मुलाकात का शगफ भी हासिल रहा, और बुनियादी तौर पर पढ़े लिखे इंसान थे जो कि जिनके बारे में एक तासुर ये था कि बड़े सख्त गीर है और सख्त मिजाज है, लेकिन जो लोग ये समझते हैं, जो लोग जानते हैं कि असूलों पर कैसे खड़ा रहा जा सकता है और अपनी बात जो है वो करने के बाद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं ना लचक नहीं दिखाते, उनमें से एक मुमताज़ भुट्टो थे। रवायती भुट्टो ख़ानदान के एक चश्मो चिराग थे, और सियासत में उनका एक बड़ा नाम था, और वो एक वज़ादार शख्स थे, और नेशनल पीपल पार्टी बनाने के बाद वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से आउट हुए। लेकिन जब सिंध के अंदर उनको निगरान वज़ीर दोबारा वज़ीर सिंध बनाया गया, निगरान केयर टेकर CM, तो उन्होंने कुछ अरसा आके बहुत काम किया, हमेशा काम करना चाहते थे, लेकिन वो पाकिस्तान की जो उसके बाद सियासी दौर था उसके साथ उनकी कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रही। कुछ अरसा थे बीमार थे, तो पाकिस्तान की सियासत में जो बड़े बड़े नाम, चंद एक बड़े नाम है, वो एक लेगेसी जो थी उसका एक हिस्सा थे जो कि इंतकाल फरमा गए। तो इसके अलावा एक एक्ट्रेस नाइला जाफरी, उनका इंतकाल हो गया। तो ये मेरी खुशकिस्मती कि मैं इन दोनों शख्सियात को जानता हूँ। नाइला जाफरी को के साथ भी एक अरसा हमारा मिलना जुलना रहा। कराची में वो एक एक्टर के तौर पे जानी जाती थी, उससे ज़्यादा वो सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। कराची आर्ट्स काउंसिल में और दीगर जगहों पे हमेशा वो आगे आगे नज़र आती थी, और एक समझदार सुलझी हुई खातून थी जिन्हें एक बीमारी ऐसी लाहक हो गई जिसने बिलाखिर उनकी जान ले ली। अल्लाह ताला इन दोनों शख्सियात को गरीक़े रहमत करे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाज़िर होंगे मज़ीद ख़बरों, तबसरों, तज़कियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ़ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।